गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिवाइन पैरामेडिकल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार और आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं हाल ही में हुए पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। थोड़ा सा बात करेंगे फिजिक्स पेपर कैसा रहा, पिछले साल के मुकाबले इस पेपर का क्या कंपैरिजन रहा, और इसके बाद अपन इस पेपर का पूरा डिटेल में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। सबसे पहले सॉल्यूशन देने वाले हम बनने वाले हैं। इस पेपर के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लॉजिकल थे, जो स्टूडेंट मेरे को आके बोल रहे थे कि सर ऐसे थे, तो लॉजिकल भी कैसे थे, रिजल्ट बेस्ड जो क्वेश्चन थे उससे उन्होंने रिजल्ट निकालने की कोशिश करी। पहले क्या होता था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते थे, उस पर रिजल्ट पूछते थे। इस बार रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, उससे रिवर्स करा इन्होंने। तो कुछ क्वेश्चन से करीब करीब 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे थे अपने पास जिसके अंदर अपन बात करेंगे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर लॉजिकल बात करी इन्होंने। जैसा कि अपन बोलते हैं कि लॉजिकल क्वेश्चंस मोस्टली ये नहीं देते थे कि एक या दो क्वेश्चन देते थे, इस बार इन्होंने दिया है लॉजिकल क्वेश्चन कुछ एक और सिंपल दिया है। दूसरी बात, हम जहां से बात करते हैं कि कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन उठाते हैं, ये चीज हम यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे। बस इस क्वेश्चन के पेपर के बारे में बात करें तो बाकी क्वेश्चन थे, इसके बचे हुए जो पार्ट थे इसके अंदर ऑलमोस्ट 40% पास न्यूमेरिकल बेस था और रेस्ट पार्ट जो था वो था थ्योरेटिकल बेस। और थ्योरेटिकल बेस मैंने पहले भी बात करा था कि थ्योरेटिकल बेस जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो रिजल्ट बेस्ड ही होंगे और सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड ही है। तो इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं पेपर के बारे में बात करते हैं, ये 3 पार्ट में इन्होंने पेपर को डिवाइड करा है। 40% न्यूमेरिकल है और 10 to 15% अपने लॉजिकल क्वेश्चन थे कुछ, और कुछ जो क्वेश्चंस थे वो थ्योरेटिकल थे जो रिजल्ट बेस्ड से डायरेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिस क्वेश्चन के अंदर अपन को थे तो थ्योरेटिकल, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट लग रहे थे वो सब फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट लग रहे थे। अपन सॉल्यूशन के अंदर भी देखेंगे और मैं बताते जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन अपन आते हैं, और फिर से आपको ही पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा जो आता है वो डायमेंशन बेस ही आता है। क्या बोला है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिटिविटी, जिसके अंदर मास m, लेंथ को l लेना है, टाइम को t लेना और इलेक्ट्रिक करंट को a लेना है। बहुत सारे तरीके से करने के, जिसको याद है वो डायरेक्ट टिक करके आया होगा, जिनको नहीं याद है उनको निकालना बता देता हूं कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अपने पास कुछ एक फॉर्मूले, कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लगा सकते थे जिसकी वैल्यू आपको याद है। फॉर एग्जांपल सर्कल का μ0I अपॉन में 2r। अगर यहां से एक चीज देखें, μ0 के बारे में अगर बात करना चाहते हैं, इसका मतलब μ0 हो जाएगा 2br अपॉन में I, राइट। अब अपने पास B का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर किसी को मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन भी नहीं याद है तो भी कर सकते हैं। कैसे भाई, अपन को ये तो पता है F क्या होता है, BIL, तो B कितना हो जाएगा F अपॉन में IL, वो रख लो, F का तो सबको याद होता है। अब अपन यहाँ पे रखेंगे तो देखो B को रख सकते हैं F अपॉन में IL इंटू I इंटू R। R का और L का डायमेंशन सेम है, दोनों लेंथ है। अपने पास क्या मिला, F का होता है M1 L1 T-2 अपॉन में अगर देखेंगे तो एक करंट और 2 करंट आ रहे हैं, इसका मतलब a स्क्वायर। ये अगर ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इसका पावर, तो M1 L1 T-2 और a-2, M1 L1 T-2 और a-2, ऑप्शन बी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको डायमेंशन याद रहता है कि म्यू नॉट इतना ज्यादा यूज किया जाता है कि डायमेंशन अपन को याद हो ही जाता है, फिर भी और नहीं याद है तो इस तरीके से सबसे सिंपल, किसी को कुछ भी नहीं आता, किसी को अगर फंडामेंटल सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटी के ही डायमेंशन याद है तो भी वो यहां से कर सकता था। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, द एंगल बिटवीन वेक्टर P क्रॉस Q एंड Q प्लस P। बेसिक क्वेश्चन सिंपल था, कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, बस बेसिक एक लॉजिक लगाना था कि P क्रॉस B, किसी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा उस प्लेन के बाहर जाता है जिस प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर रखे हुए अपन ने। मान लो फॉर एग्जांपल ये P वेक्टर इधर रखा अपन ने और Q वेक्टर को इस, तो 2 वेक्टर है तो एक प्लेन में आएंगे। इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी वहां पे क्या जाता है P क्रॉस
और पी क्यू प्लस पी इनको ऐड करेंगे तो हमेशा इनके बीच में आएगा। पैरेललोग्राम लॉ भी बताता है कि डायगोनल के बीच बीच में जाता है, तो ये उसी प्लेन में जाएगा इनका रिजल्टेंट भी, और क्रॉस इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाता है, तो परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री बोले तो π/2। तो इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि पी क्रॉस की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और पी प्लस की प्लेन में ही होता है। ये बेसिक सी बात है, सबको पता होता है वेक्टर के अंदर। नेक्स्ट अगला सवाल अपन देखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन। भाई मैंने एग्जाम से पहले भी जो भी अपने ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स थे उनको पता भी होगा, मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे, इससे आने के पूरे चांस और आ भी गए। क्या सवाल है भाई? रिजल्ट बेस्ड है। बताया था कि जो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो एक्स और वाई में रिलेशन होता है, और रिलेशन ऐसा ही शो होता है। किसी को याद हो तो मैं बता दूं, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसकी जरूरत भी खैर नहीं थी, मैं तो बता रहा हूं। अपने पास इसको tan थीटा को अगर कॉमन निकालते हैं x tan थीटा, तो यहां पे क्या बचता है 1 माइनस जी अपॉन में जी भी, तो अपने क्या मिलता है, जो अपॉन में आना वाला है यहाँ पे x के साथ, यहाँ पे 1 के बाद, ये अपॉन वाला होता है अपना r। अब इस क्वेश्चन का देखो, कोई भी आदमी अगर यहां से 6x कॉमन ले या 6 भी कॉमन ले, तो ये अपन को मिलने वाला है 6 कॉमन लो, क्या मिलेगा भाई x माइनस x भी कॉमन ले लो, x भी कॉमन अगर लेते हैं यहां से तो 6x कॉमन लेते ही बनेगा 1 माइनस, कोई ध्यान से देखे, x अपॉन में 12। अभी बताया x के अपॉन में जो आएगा वो क्या होगा r होगा, x के अपॉन में जो आएगा r होगा, यानी अपना रेंज कितना हो गया, डायरेक्ट रिजल्ट से ट्रैजेक्टरी इक्वेशन का जो रिजल्ट था उससे क्वेश्चन आया है 12। तो जिसको रिजल्ट याद होगा वो 6x कॉमन लेगा, जो भी अपॉन में आएगा अपना आंसर था। नेक्स्ट an object of mass m initially at rest, स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और दिस ऑब्जेक्ट अंडरगो अ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि फोर्स भी कांस्टेंट होगा। बोला है द पावर डिलीवर टू इट टाइम t प्रोपोर्शनल टू, कि जो पावर है वो t के किस फॉर्म में होगा। वो कितना सिंपल था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो फोर्स भी कांस्टेंट, सबको याद है पावर का फॉर्मूला है, तो 9th क्लास में ही मिल जाता है। पावर जो होता है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, 9th में 10th में 11th में 12th में, तो सबको पता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो फोर्स भी कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट ही हो गया। जो वेलोसिटी है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इनटू, कोई ध्यान से देखे तो फोर्स भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, तो जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी के, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल फोर्स फील्ड बाय गिवन u p upon में x square minus q upon में x, where p and q are the positive constant. x is distance of a particle from center of center field. Calculate the distance of particle from center where for stable equilibrium. ये सबको बताया था कि इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने बताया था कि जो डेल u अपॉन में डेल x है, इसको किसके इक्वल रख देना होता है अपन को, 0 को। इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो भी पार्शियल, ध्यान रखना, वो सिंगल x के टर्म में चेंज हो रहा है, क्या पता किसी और फॉर्म में बदल सकता था। पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। अब डेल u अपॉन में डेल p निकालने वाले हैं, चलो करते हैं। p अपॉन में x स्क्वायर, तो u को ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा सिंपल करने के लिए, p x पावर -2 माइनस q x की पावर -1।
अगर अपन देखेंगे डेल यू अपॉन में डेल एक्स, तो क्या होगा, पावर अपन को डिफरेंशिएशन के अंदर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, और एक पावर करना होता है कम, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्स की पावर -3 माइनस क्यू एक्स की पावर -2, इसको कह सकते हैं माइनस पी अपॉन में एक्स क्यूब प्लस क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 की स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी होगा जब डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। क्या लिख सकते हैं इसको, 0, यानी q अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन में एक्स क्यूब। सॉरी, यहां पे डिफरेंशिएट करने पर -2 भी आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, क्यूब एक्स बचा, यहाँ पे एक्स इधर लेके आएंगे तो ये अपॉन में चल जाएगा, और कितना आएगा, 2p अपॉन में q। अपना जो आंसर आएगा 2, यानी इसको डिफरेंशिएट करके सिर्फ 0 को इक्वल रखना था और कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ma कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो मूविंग है और एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है। बात करते हैं, ये रहे ए, ये क्या है, मूव हो रहा है, मान लो वेलोसिटी va से, और जो b है वो तो किस में है भाई, स्टेशनरी मतलब रेस्ट में है। जैसे ये ए आके इससे कोलाइजन करता है, जैसे आके ये इससे टकराता है, अब क्या होता है भाई, ये रुक जाता है और ये मूव होने लग जाता है। यानी अपन ने किसी को किक करा, फुटबॉल या कुछ भी हो, तो वो बॉल तो वहीं रुक गई, लेकिन जिस चीज पे हिट करा वो आगे बढ़ने लग गया। तो अगर हिट गया तो फाइनली क्या होगा, फाइनल क्या होगा, ए जो है वो अब किस में हो गया, रेस्ट में, और बी जो है ये मूव हो रहा है, मान लो किससे, वेलोसिटी वीबी से। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोलाइजन। देखो किसी को अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो देखो कितने दयावान है RUHS वाले, सब तुम्हारा भला करते हैं, इन्होंने फॉर्मूला ही लिख दिया, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया कि जो ई की वैल्यू होती है वो होती है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ mv और चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ma। सोचो, कुछ भी नहीं करना था, इन्होंने बता दिया कि ये काम करना है तुम्हारे को, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दिया था। अब इससे इजी तो मेरे को नहीं लगता कुछ काम होने वाला है। अब देखो बात करते हैं अपन की वेलोसिटी va आ गया, अब अपन क्या लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो क्या आएगा, ma va स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वेलोसिटी इसकी 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, mb vb। देखो इसमें वेलोसिटी चेंज अगर बात करोगे तो va से कितना हो गया है, ध्यान से कोई देखे तो va से va फाइनल जो हो गया वो 0, और vb जो इनिशियल था वो कितना था, 0 था। तो चेंजेस क्या होगा, va vb। अब पूछा है किसके किसके अपॉन में, mb में कितनी वेलोसिटी और ma की कितनी है, यानी vb अपॉन में va। a को इधर लेके आ जाओ, b को इधर, तो क्या हो जाएगा, vb अपॉन में va इक्वल टू ma अपॉन में mb। कोई ध्यान से देखे तो va अपॉन में चल जाएगा, ma यहां पे आ जाएगा, तो ma अपॉन में mb इक्वल टू vb अपॉन में va, ma अपॉन में mb, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन तो इन्होंने खुद ने ही सॉल्व कर दिया था, आपने कुछ करना ही नहीं था। चलो, इसके बारे में बोला था कि आ सकता है एग्जाम में और आ ही गया। चलो, अ सॉलिड ऑफ स्पेयर रेडियस r is rolling on a horizontal surface. Calculate the ratio of rotational energy and टोटल एनर्जी। आपको याद है रोलिंग मोशन के अंदर होता क्या है, अगर ये व्हील रोल हो रहा है, अगर ये व्हील रो हो रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांजिशनल मोशन करता है और इसका सरफेस जो है कॉन्टेक्ट सरफेस वो रोटेशनल मोशन करता है। इस वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी होती है, जिसको कई जगह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो होती है भाई हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये दो चीजें थी, तो इसका रेशियो पूछ रहा है टोटल के साथ, टोटल मतलब इतना प्लस इतना। अब बात करते हैं रोटेशनल एनर्जी अपॉन में टोटल एनर्जी इक्वल टू, रोटेशनल एनर्जी कितना है भाई साहब, वह हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन में हाफ ऑफ mb स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ
आई ओमेगा स्क्वायर। अब याद करो सॉलिड स्फीयर के लिए आई की वैल्यू कितनी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के लिए होता है आई इक्वल टू 2/5। सबको बोला था, याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा आ ही गया। मैंने ये भी बोला था होलो सॉलिड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोल होने में ज्यादा काम सॉलिड स्फीयर या होलो स्फीयर ही आते हैं। रख दो फटाफट, क्या आएगा, हाफ से हाफ तो पूरा कैंसिल हो गया, सो छोड़ो ही मत। हाफ क्या हो गया, देखो ऊपर 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ, सॉरी हाफ ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे हाफ तो मैंने पहले हटा रखा है, तो ये आएगा सिर्फ mv स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ओमेगा की वैल्यू रखते हैं v/r, सबको पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है v/r। रख दे यहाँ पे फटाफट, तो अपन को दिखेगा कि सब में मास से मास कैंसिल हो गया। ओमेगा की वैल्यू रखते ही ये जो अपन को आगे मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 2/5 mr स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अपॉन में आएगा 2/5 से वही mr स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट। अब देखो प्लस में करो mv स्क्वायर, ध्यान से देखें तो सब कुछ कटा हुआ है, ऊपर भी mv स्क्वायर है, नीचे भी mv स्क्वायर है। 2/5 mv स्क्वायर, 2/5 mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर। अगर इसको अपन जोड़े तो थोड़ा सा करना पड़ेगा रेज, तो करते हैं। तो देखो ऊपर आ जाएगा अपना, इसको ऊपर लेके जाओ 2/5 mv स्क्वायर अपॉन में 2/5 mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर, mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बचा 2/5 अपॉन में बचा 2/5 प्लस 1, एलसीएम लो 2/5 अपॉन में 7/5 से 5 कैंसिल, कितना आएगा 2/7, 2/7 बोल सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बोला था कुछ क्वेश्चन है कैलकुलेटिव। नेक्स्ट देखो, ये तो रिजल्ट में से इसको क्या ही सोल्व करा है, ये तो बोला ही था, याद कर लो। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, कितना होता है 2/3 mr स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो इसमें से क्या ही बात करें। चलो दो क्वेश्चन आए देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इस बार, और टू बॉडी है, तीसरा भी उसी का क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तीन क्वेश्चन आए सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा, एक टॉपिक से, एक छोटा सा फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन बने अभी तक। टू बॉडीज हैविंग देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2I respectively about the their axis of rotation if their kinetic energy of rotation, कहा था ना कि रोटेशनल एनर्जी को कई बार काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी बोलेंगे, दोनों के इक्वल है देयर एंगुलर वेलोसिटी। ये सिंपल क्वेश्चन है, बोल दिया कि दोनों के लिए एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, दूसरे का 2I है, लेकिन दोनों का रोटेशनल एनर्जी इक्वल है। तो मान लिया अपन ने हाफ ऑफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, रख देते वैल्यू, हाफ से हाफ कैंसिल कर दो भाई, I ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2I ओमेगा 2 स्क्वायर कैंसिल। क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम, यानी ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2 कितना हो जाएगा √2, रेशियो कितना हो गया अंडर √2:1, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलो, ये भी कई जने डर तो गए होंगे, लेकिन क्या ही बताऊं कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या कहा, ग्रेविटेशनल क्वेश्चन का जो फोर्स है वो होता ही है, वो तो बोला कि आर के mth टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। mth टाइम इनवर्सली मतलब ये पागल बना रहे हैं, अपन को तो सबको पता है कि f क्या होता है, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, 9th क्लास में बता दिया जाता है। यानी f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r स्क्वायर, यानी आपको m की वैल्यू कितनी दे दी गई है, ये कहना चाहते हैं m की वैल्यू 2 है। ठीक है, कुछ नहीं करा, पागल बनाया है इन्होंने।
क्या कहा कि देन द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द सन विल बी। ये तो केपलर ने बोल दिया था कि क्या होता है भाई, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए क्यूब या आर क्यूब, व्हाटएवर जो भी आप लिखते हो, अपन लिख सकते हैं भाई आर बने तो आर क्यूब के, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर की पावर 3/2। अगर कोई इसको थोड़ा सा लिखे आर और 1/2 कॉमन लगा दे तो कितना लिखेगा 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 2 + 1, m कितना है 2। वैसे देख लेते हैं यहाँ पे कि m की वैल्यू 2 रखने से कुछ नहीं करना था, यहाँ पे m की वैल्यू 2 रख के देखना था। ये तो मैंने फिर भी चलो सॉल्व करने का तरीका बता दिया। m की वैल्यू 2 रखो जिसमें 3/2 आएगा आंसर, रख दो। ये रहा एकमात्र। ये क्यों करेंगे सॉल्व करने से भी आ रहा है। तो इन्होंने क्या करा, एक वैल्यू का टर्म दे दिया, ये कहना चाहते थे कि m की वैल्यू 2 है और आधे लोग फंस गए होंगे, वो चाहते हैं तुम्हें कंफ्यूज करना और अपन हो जाते हैं। नेक्स्ट, चलो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था। कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू अ लॉन्च मास ms kg सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड सर्कुलर ऑर्बिट एंड एल्टीट्यूड 4r। यानी सरफेस जो पृथ्वी है, पृथ्वी गोल, उसके सतह से ऊपर फेंकना चाहते हैं 4r दूर। तो आपको ही पता है कि अगर 4r दूर फेंक रहे हैं इसका मतलब उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, और कौन सी एनर्जी दोगे आप, काइनेटिक एनर्जी। ग्राउंड से फेंक रहे हैं, ये है हमारी पृथ्वी, ये है इसका ऑर्बिट जो यहां से 4r दूर है, लेकिन सेंटर से कितना दूर होगा भाई, r दूर होगा। इस सरफेस पे इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होती है, Gm/m/r²। यहाँ पे भेजना है तो इसको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है ऑर्बिटल एनर्जी, ½ ऑफ mv²। सबको पता है कि v की वैल्यू जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है भाई Gm/r √। इसका तुम्हें स्क्वायर करना था, लेकिन r कितना होगा यहाँ पे, r + 4r, क्योंकि आपको सेंटर से 5r डिस्टेंस भेजना था इसको, तो लिख सकते हो ½ ऑफ m स्क्वायर कर दो, Gm/r कितना है 5r। अब देखो पहले कितना है Gmm/r², अब कितना हो गया, ½ 5 × 2 10 Gm/r। अब देखो यहां पे इतनी एनर्जी थी, इतनी देनी पड़ी, तो कितना चेंज हुआ ये बोल रहा है, कितना चेंज हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दो। करते हैं, देखो Gm, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, Gm/r माइनस Gm/10r। एलसीएम ले लो, Gm/10r इंटू कितना आएगा 10 - 1, 10 - 1 आएगा, यानी Gm/910r। इतनी एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी 9, जिसको mgr, ये रहा r² से r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड करो तो Gm/r² होता है स्मॉल g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 9/10 mgr, 9/10 mgr। आगे बढ़ते हैं यार, चलिए। नेक्स्ट सवाल था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज p, देन द एंगुलर मोमेंटम अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल होगा। चलो सबको पता है एंगुलर मोमेंटम L क्या होता है, mvr, राइट। अब इन्होंने बात करा है कि एंगुलर मोमेंटम r के साथ कैसा होगा, ये सवाल करना चाहते हैं। अब अपने पास वेलोसिटी भी तो निकालनी पड़ेगी, सबको किसी को याद हो तो मैं बता दूं, वेलोसिटी अभी बात करी थी अपन ने, वेलोसिटी जो होती है वो होती है √Gm/r, थोड़ी देर पहले ही बात करी थी अपन ने। इसका मतलब √r के प्रोपोर्शनल होगा, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r/√r, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, r ऊपर क्या आ गया 1 - 1/2, पावर कितना आ गया 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, L इन्होंने r की नहीं क्या दे रखा है p, तो रख दो p raised to power 1/, ये सवाल थे अपने। चलिए आगे, नेक्स्ट अगला सवाल, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन
सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सिंपल सी बात है, इसके अंदर सिर्फ किसी आदमी को अगर माइनस करना आता है, बच्चों ने घटाना सीखा होगा कि इसमें से इसको कैसे घटाते तो हो जाएगा। देखो एक क्या रखा है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, बस कोस है तो साइन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको। कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा भाई, इसको लिखना पड़ेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि फेज डिफरेंस के लिए कंडीशन है एसी हो या एसएचएम हो, आपको साइन है तो साइन, कोस है तो कोस। अब देखो यहाँ पे फेज कितना होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 7, यहाँ पे फेज कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस मतलब, फेज का मतलब होता है एंगल कोण, माइनस कर दो दोनों को, इसमें से इसको पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7 कर दो, एलसीएम ले लो 14, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन में 14, 5 पाई अपॉन में 14। चलिए नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव y is equal to 20 sin something and y2 is equal to 5 sin 3 rt root 3 cos 3 pi rt। एक्चुअल में यहाँ पे पाई था, एक्चुअली आरयूएचएस वालों का पेपर थोड़ा ऐसा होता है कि उनको हमें एडिट करके ऐसे ही दिखाना पड़ा, उसमें और दुखी हो जाते हैं अपन। तो देखो अब देखें तो एक्चुअल में एम्पलीट्यूड होता क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है भाई, जो साइन के साथ पहले आता है, लेकिन यहाँ पे दो साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहा था ट्रिग्नोमेट्री काम आता है, मैथमेटिक्स काम आता है, बेसिक मैथमेटिक्स, वाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 साइन जो भी था 3 पाई टी प्लस अंडर रूट 3 साइन कोस पाई टी। सॉरी, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यहां से चलते हैं दूसरी दुनिया में। आ जाओ, क्या था y2, देखो y2 इक्वल टू था 5 साइन और 3 पाई टी रूट 3 कोस 3 पाई टी। अब देखो बताया था कि अगर वो अलग अलग आ जाए तो इन दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट रूट 3 है, इससे मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर दोगे तो एम्पलीट्यूड चाहिए था, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 होता है, 4 रूट के अंदर आएंगे तो उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 को 2 से ही डिवाइड करना अंदर और 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ताकि यहाँ पे 1/2, इससे तो मतलब ही नहीं था, अपन को तो बाहर से मतलब है भाई। तो एम्पलीट्यूड कितना मिल गया 5 × 10, ये आ गया अपना सेकेंड एम्पलीट्यूड, और पहला एम्पलीट्यूड कितना है 20, तो डेल ए कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 कितना आएगा 10। अब रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल लो, एक 10 है और एक 20 है, तो पहले का 20 दूसरे का 10, तो 20 अपॉन में 10, रेशियो कितना आ गया 2:1। नेक्स्ट, टू वायर ऑफ सेम, बड़ा ये मेरे को क्वेश्चन, भले इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हाँ कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ी सी छोटी सी लग रही है, इसलिए बोला था लॉजिकल क्वेश्चन, इसको बोलते हैं लॉजिकल क्वेश्चन। इसने बोला है लॉजिक लगाने के लिए, क्या बोला है कि टू वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल बट रेडियस r एंड टूअर आर स्ट्रेस फोर्स F1 एंड F2। जिसने नीट दिया होगा या नीट के पेपर सॉल्व करेंगे उनको पता होगा, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द रेशियो F1 एंड F2। अब क्या कहा इन्होंने कि दो वायर है, दोनों का लेंथ कितना दे रखा है सेम है, लेकिन रेडियस कितना है r और r2, तो दोनों को स्ट्रेच कर रहा है F1 और F2 के केस के अंदर। तो क्या बोला है भाई, F1 अपॉन में A1 इक्वल टू F2 अपॉन में A2। तुम्हें ये पता करना था कि अगर दोनों का सेम लेंथ है तो उसका मतलब कुछ बोला नहीं, स्ट्रेस सेम होगा, हमेशा स्ट्रेस सेम होगा, यानी F1 अपॉन में F2 जो होगा वो आएगा A1 अपॉन में A2। अब देखो वायर का लेंथ है और सिलिंड्रिकल ही होते हैं वायर जनरली, तो ये सर्कल होगा, तो सर्कल के बराबर होगा, यानी पाई r1 स्क्वायर अपॉन में पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 कितना है भाई r, r2 कितना है 2r, तो ये मिलेगा अपन को r का स्क्वायर अपॉन में 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, 1/4 बोले तो 1:4, क्या आएगा
1:4। ये क्वेश्चन था कि कहीं भी नहीं बोला कि स्ट्रेस का है। कई जने कंफ्यूज होंगे कहां की बात कर रहा है, किस चैप्टर की बात कर रहा है। इसको बोलते हैं लॉजिक। नेक्स्ट, चलो ये भी बढ़िया था क्वेश्चन। आप ये बोल सकते हो कि इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। कैलकुलेटिव नहीं है, कुछ चीजें ऐसी है जो अपन को बहुत मेमोरेबल बनाती है। क्या है, कोई आदमी कितना सोच सकता है, वो वाली बात थी। कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, जो कैलकुलेशन वाले होते हैं वो नहीं होते बड़े। क्या बोला, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, एरिया क्रॉस सेक्शन s एंड लेंथ l, यंग मॉडुलस y हैंगिंग फ्रॉम अ सेलिंग, कैलकुलेट द elongation ऑफ द रोड अंडर ऑन वेट। उसके खुद की वेट की वजह से उसके अंदर कितना लेंथ बढ़ जाएगा, इसके बारे में बोल रहा है। फॉर्मूला तो सबको पता है कि यंग मॉडुलस कांस्टेंट जो होता है y कितना आता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, डेल एल अपॉन में, सबको क्लास में बता दिया था एग्जाम में, इससे आ सकते हैं FL अपॉन में A इंटू डेल एल। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इन्होंने खुद के वेट की वजह से, ध्यान रखना सब के सब 90% या 95% बच्चों ने क्या गलती करी होगी कि खुद का वेट तो क्या होता है भाई, mg। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब सेंटर mg कहाँ लगता है, सेंटर पे। ये तो लग यहाँ पे रहा है, अगर ये यहाँ पे लग रहा है तो नीचे वाले में तो फर्क नहीं डालेगा। ये सिर्फ किससे फर्क डालेगा, ऊपर वाले आधा पे। ऊपर वाले आधे का मास कितना होगा, m/2। इसका मतलब यहाँ पे mg नहीं आएगा, mg/2 आएगा। सबने गलती करी होगी और सबने, मेरे को गारंटी है सबने ये ऑप्शन करा होगा, नहीं होगा ये। देखो रख लो, F को लिखोगे तुम mg/2। यहाँ पे एरिया को इन्होंने s के टर्म में दे रखा है, इन्होंने L को कैपिटल L लिया है, और ये रहा अपना y, ये रहा डेल एल। शायद डेल एल पूछा है, तो डेल एल क्या हो जाएगा, mg/L अपॉन में 2sy। ये होगा आंसर। सबने गलती करी होगी, मेरे को पता था सबने mg रखा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, अब बोल सकते हो पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। The ratio of radius of two bubbles is 2:1, then calculate the radius of excess pressure inside। फॉर्मूला बेस है, सबको पता है प्रेशर जो होता है वो होता है 40 अपॉन में R। सरफेस टेंशन अपॉन में 40 क्यों, चारों तरफ से लगता है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर क्या होगा, अगर 2:1 है तो प्रेशर हो जाएगा 1:2। रेडियस के बबल्स की बात करें, जो बड़े बबल्स बनते हैं उस पे प्रेशर कम लगता है, छोटे बबल्स पे प्रेशर ज्यादा लगते हैं। नेक्स्ट, चलो ये तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट से एक रिजल्ट आया था कि किस टेम्परेचर पे वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। ऑलमोस्ट मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, 1027 kg पर मीटर क्यूब होता है मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। एग्जैक्ट 4 एक्सपेरिमेंट से आई हुई वैल्यू है। नेक्स्ट, वैसे ये सवाल केमिस्ट्री में भी बन सकता था। नेक्स्ट बनते हैं, व्हाट विल द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ, फॉर्मूला बेस है। देखो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि जो वेलोसिटी होगी इसकी वो कितनी होगी ऑक्सीजन के लिए। इसके अंदर जो एक काम ध्यान रखना अपन को, फॉर्मूला क्या होगा, वी आर एम एस। याद करो क्या था फॉर्मूला, वी आर एम एस का फॉर्मूला में एक चीज का लफड़ा था, सिर्फ आर का, किसी को याद हो तो बताया था। यहां पे आर की वैल्यू एसआई यूनिट में नहीं रख सकते आप, 3RT अपॉन में m था, इसकी वैल्यू आप हमेशा जाना। आर में लफड़ा था एक कि आर की वैल्यू आपको जो 8.314 होता है गैस कांस्टेंट, वो नहीं रखना होता, इसको अर्ग में रखना पड़ता है ERG। और एक अर्ग जो 1 जूल होता है वो 10⁻7 अर्ग के होता है। तो अर्ग जूल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल कैंसिल कर दो, केल्विन इनवर्स पर मोल, ये आएगा। अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ध्यान रखना। इसमें बस यही फंसे होंगे, बाकी तो कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। सबने ये ऑप्शन करके आए हैं, मेरे से बात भी हुई थी, सबके कैलकुलेशन से 48.3 आ रहा था, लेकिन नहीं, गलत है।
अब रख दो मास सबका, क्यों रखा ये अर्ग में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पे हर जगह जब एसआई यूनिट में वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे इसने क्यों रखा, कमेंट सेक्शन में बताएं। सरप्राइज है उस आदमी के लिए जो ये आंसर बता देगा कि यहाँ पे आर की वैल्यू अर्ग में क्यों रखते हैं। छोटी सी लॉजिक है, छोटा सा, और थोड़ा लिंक भी कर सकते हो आप, बस देखते हैं कौन बताता है। आगे बढ़ते हैं, बस वैल्यू रख दो 3, आर की वैल्यू बताया था अभी 8.3 रख लो, 10⁻7, 27 डिग्री है तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 300 केल्विन। वाटर का जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है भाई 32। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखो ऊपर से 3 × 3 9 इंटू 8.3 अपॉन में 32 इंटू इसको ले सकते हैं, देखो ध्यान से 10⁻9, जो बाहर आ रहे हैं लाते हैं, 9 बाहर आ जाएगा, 16 बाहर आ जाएगा, ये आएगा अपना 4/3 √8.3 अपॉन में समथिंग, इसको 83 कर दो और 10⁻3 इसका बाहर आ जाएगा, सॉरी 4 और अपॉन में यहाँ मिल जाएगा कितना भाई 2 मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 442, ये अप्रोक्स में अपन को देखने को मिलेगा, ये आएगा 8/3 समथिंग, ठीक है। इंटू रूट में 10 भी आ गया तो ये करीब करीब आ जाएगा अपने 500 के आसपास आएगा। कोई कैलकुलेट करे तो इसका 500 के आसपास आंसर आएगा, वो जो था 483 एग्जैक्ट। अगर कैलकुलेट देखो अब मैं कंफ्यूजन क्या कर सकते थे कि अपने पास कंफ्यूज करने वाले 2 ऑप्शन थे, लेकिन आप सोल्व करेंगे तो इसको अपना आपका जो आंसर आएगा 483 ही आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो आ गया थर्मोडी। क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड विद अ टेम्परेचर T सच दैट वॉल्यूम V इक्वल टू GT स्क्वायर। वेलोसिटी V जो है GT स्क्वायर के इक्वल है, यानी T स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। बोल रहा है वर्क डन कितना होगा गैस का, ठीक है। तो क्या करो, सबको पता है कि वर्क डन क्या होता है, P dV का इंटीग्रेशन, यानी dV चाहिए लेकिन V गिवन है। कोई देखो छोटा सा डिफरेंशिएट करे तो dV इक्वल टू क्या लिख सकते हो, G इंटू 2T dt, 2GT इंटू dt। कितना सिंपल सा था ये। G वो कहना चाहते हैं जो R है, वो कांस्टेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। देखो कि क्या कांस्टेंट होगा, ये जी आर है, ध्यान रखना हमेशा, कंफ्यूज करा है। dt मतलब टेम्परेचर में चेंज, कितना इंक्रीज करा है भाई 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, 40 रखो, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80 टी तो रख दिया बनने dt, यहाँ पे g कितना था gt हो जाएगा अपना r 80r। और एक तरीका बताता हूं तुम्हें करने के लिए, सबसे बढ़िया जिसको यूनिट के टर्म में पता है कि यूनिट क्या होता है वहां से भी क्वेश्चन कर सकता है, यूनिट डायमेंशन लगा के। नहीं याद हो फॉर्मूला तो नेक्स्ट बढ़ते हैं एडियाबैटिक, द पीटी रिलेशन एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। याद करो, सबको पता है पीबी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं करी किसके बारे में, पीबी, पी तो है लेकिन वी नहीं है, इसका मतलब उनको रखना पड़ेगा, V को रखना पड़ेगा P के टर्म में। क्या रख सकते हैं, PB इक्वल टू क्या होता है nRT, ये तो बेसिक कॉन्स्टेंट होते हैं दोनों, तो क्या रख सकते हैं V इक्वल टू nRT अपॉन में P। रख दो फटाफट, काम हो जाएगा। P इंटू V क्या रख सकते हैं, nR तो कॉन्स्टेंट है मत रखना, T अपॉन में P रेज टू पावर गामा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट अपने आप वहां जाएगा। अब P T रेज टू पावर गामा ये ऊपर जाएगा तो इसके पावर गामा हो गया, इसके पावर 1, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा गामा, T पावर गामा P पावर गामा -1, ये रहा। वैसे Y नहीं है, गामा है। नेक्स्ट, वाटर इज यूज्ड टू कूल द कार इंजन इन रेडिएशन बिकॉज, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, ये क्वेश्चन दिया था, अगर किसी को याद हो तो मैंने टेस्ट के अंदर, कि व्हाट इज द, अगर वाटर यूज टू कूल द कार इंजन के अंदर वाटर को अपन यूज करते हैं ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के लिए अगर इसको यूज करते हैं तो क्यों करते हैं भाई, हीट डेंसिटी नहीं, हाई डेंसिटी की वजह से क्या लेना देना, लो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का कूलिंग से कोई कनेक्शन ही नहीं है, पहली बात तो लो डेंसिटी का नहीं है,
हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट याद करो, डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना था, सी टी। किस पे डिपेंड कर रहा है स्पेसिफिक हीट? तो हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से कूलिंग इजीली कर पाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं उसको। नेक्स्ट, इन अ ट्रेवलिंग वेव y इक्वल टू साइन पाई x माइनस 40t एंड फेज डिफरेंस x1 x2। सिंपल सा था, ये तो वैल्यू रखना था। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वेव इतना है तो अपन को फेज डिफरेंस निकालना है x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 2.5 पे। रख दो यहाँ पे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2.5, सिर्फ, और कुछ भी नहीं। फेज के बारे में बात करते हैं, इनसे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, अपन को सिर्फ इन तीनों से मतलब है। एक बार 2 रखो तो फेज φ1 आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2 माइनस 340t प्लस 5/7। क्या लिख सकते हैं, 19/7 माइनस 340t। सेकेंड फेज निकालेंगे, 2.5 रखो, 2.5। वैसे सॉल्व करने क्यों कर रहा हूं मैं, नहीं करना चाहिए था, ये दिख रहा है माइनस करने पे ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो 2 और 2.5। 5 ज्यादा है किससे, 5 से, कितना, आधा ही तो ज्यादा है, ध्यान दो ना। 5/7 इसमें, 5/7 इसमें, 340t इसमें भी, 340t इसमें भी, ये 2 2.5 दोनों को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5 कितना आएगा, ये आएगा 0.5 पाई। पाई क्यों, कि पाई मल्टीप्लाई में भी तो है। नेक्स्ट, चलिए एंड ट्रेवलिंग में हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। A traveling wave reflected at an open boundary undergo phase change। अगर देखो सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं दे रहा। अगर कोई वेव ट्रैवलिंग वेव है, रिफ्लेक्ट हो रहा है किससे, ओपन बाउंड्री से, इसका मतलब ये है कि उसका कोई फेज चेंज नहीं होगा। ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रहा था, कोई भी फेज चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फेज चेंज कब होगा, जब कोई ना कोई डिफ्रेक्शन हो, रिफ्लेक्शन नहीं। रिफ्लेक्टेड रेज कभी फेज चेंज नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज शो दैट द लाइट इज अ ट्रांसफर। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो शो करता है कि ये ट्रांसवर्स वेव से, देखो रिफ्लेक्शन नहीं करता, रिफ्लेक्शन तो चेंज हो जाना है। आप अगर कोई ध्यान से देखे तो इसमें ऐसा कौन सा है जो ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है, जो ट्रांसफर हो रहा हो, जो प्रोपोगेशन के बारे में बात करें कि एक सोर्स से वेव निकला और आगे जा रहा है, इंटरफेरेंस भी नहीं, डिफ्रेक्शन भी नहीं, डिफ्रेक्ट होना भी नहीं, रिफ्लेक्ट होना भी नहीं, पोलराइज हो जाना पढ़ते हैं अपन कि लाइट का पोलराइज हो जाना क्या है, ट्रांसफर वेव की प्रॉपर्टीज है। ये यहां तक अपने जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन थे 11 तक। आगे जो अपन नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं वो करने वाले हैं 12, जल्दी ही उसका भी वीडियो आने वाला है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो अपन को मिलने वाला है वो वीडियो मिलने वाला है जिसके अंदर पूरे पार्ट जो होंगे वो 12th के होंगे। इन कंपेयर वाइज अगर कोई बात करना चाहे तो 11th का पेपर जो था 12th के कंपेयर में अच्छा था। ऐसा टफ पेपर तो नहीं बोलेंगे, अच्छा पेपर था। तो सेकेंड वीडियो अपन को जल्दी ही मिलने वाला है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा वादा किया था मैंने कि कुछ ही देर में आपके पास दूसरी वीडियो और आने वाली है। पहले पार्ट में अपन ने 1 to 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस पार्ट में अपन नेक्स्ट पार्ट जो है 26 से लेके 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप खुद अगर कंपेयर करना चाहे तो कंपेयर करके भी देख लेंगे कि 11th का पेपर 12th के मुकाबले हेवी था। ओवरऑल हेवी नहीं बोलेंगे अपन। कुछ एक क्वेश्चन थे एक्चुअली, कुछ बच्चों का जो रिव्यू आया मेरे पास पेपर, सर कुछ क्वेश्चन लेंदी थे भाई 100 नंबर जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन लेके आए, जो टाइम बचाएगा वो ला सकता है। तो कुछ एक क्वेश्चन थे, मैं आई एग्री कि हाँ थे सॉल्व करने वाला, बनते भी थे, पेपर तो देंगे भी वो लोग। आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन हो गया था, 26 क्वेश्चन पे अपन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय y इक्वल टू a sin 2 pi 2bt into minus cx. When a wave travel in a medium under which condition the velocity the particle will be twice velocity of wave velocity. क्या बोला कि जब वो
कहाँ सॉल्व कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है किसी मीडियम में, तो वेलोसिटी क्या हो गई उसकी भाई, डबल है किसके, किस वेलोसिटी के, वेव की जो वेलोसिटी क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है पार्टिकल से। तो ये बोल रहा है कि कौन सा रिलेशन इसके अंदर सही है। कुछ नहीं करेंगे, दोनों ही वेलोसिटी अपन निकाल लेंगे। कोई ध्यान से देखे तो एक्चुअल में है क्या ये, वेव का इक्वेशन जो अपन बात करते हैं वो होता क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर को पता नहीं चलेगा, सवाल कहां से दे दिया इन्होंने। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बता दिया था ये कि क्या होता है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों के साथ बदलते हैं। अब यहां पर अगर देखेंगे ओमेगा टी माइनस का के एक्स के बारे में, तो एक्चुअल में याद करो वेलोसिटी क्या होता था, ओमेगा अपॉन में के, ये थी वेलोसिटी ओमेगा अपॉन में के। यहां पर ओमेगा कितना है बी, के कितना है सी, तो बी बाई सी आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए मान लेते हैं इसका। सेकंड क्या बोला है कि डबल हो जाता है, डबल करने के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी इसकी dy अपॉन में dx भी निकालने पड़ेंगे। तो dy अपॉन में अगर dx निकालेंगे तो ध्यान से देखो, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, साइन का हो गया cos 2 पाई bt माइनस सी एक्स, और अंदर ही हुआ x का तो होगा नहीं कि पार्शियल करना होता है अपन को, बी टी 2 पाई बी, टी का होता है 1, तो यहाँ पे साथ के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 पाई बी, तो वेलोसिटी कितनी आएगी 2 पाई ए बी कोस 2 पाई बी टी माइनस सी एक्स। क्या कहा था, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कॉस की होती है कितनी 1, तो जो डी वाई अपन में डी एक्स वी बी जिसको बोल रहे हैं अपन, वो कितना मिल जाएगा 2 पाई ए बी। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि वी ए की वेलोसिटी, जो वी बी की वेलोसिटी वो वी ए से जस्ट डबल है, तो वी बी इक्वल टू 2 इंटू वी ए रख देते हैं। वी बी कितना था 2 पाई ए बी इक्वल टू 2 इंटू बी बाई सी, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अपन को दिखेगा कि आपके c की वैल्यू कितनी आ गई, इसको ऊपर लेके आ जाओ, इसके नीचे लेके आओ, तो c इक्वल टू आएगा 1 अपॉन में पाई इंटू ए, पाई ए इक्वल टू 1 बाई सी, तो c इक्वल टू 1 अपॉन में पाई ए, c इक्वल टू 1 बाई पाई, ये रहा। नेक्स्ट अगला ये तो फॉर्मूला है, ये तो पूछना ही नहीं है। गाउस का एप्लीकेशन लीनियर चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2k लेमडा अपॉन में 2k लेमडा अपॉन में r, या फिर k को यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन में r, 4 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में किसी को रिजल्ट याद हो तो पहले यही रिजल्ट आता है, बाद में इसको निकालते हैं। लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्या बोला भाई, अ स्फेरिकल ड्रॉप कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड इज ब्रोकन इन 8 ड्रॉप। एक स्फेरिकल बड़ा सा ड्रॉप है, इसको तोड़ के छोटा कर दिया, 8 अलग अलग पार्ट में कर दिया, छोटे छोटे बच्चे बना दिए इसके 8। तो बोल रहा है कि इंडिविजुअल जो एक होगा उसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, छोटे ड्रॉप की कितनी हो जाएगी, जो बड़े वाले की कितने हैं 1 माइक्रोफेराड। सब कुछ रेडियस पे डिपेंड करेगा, हमेशा वॉल्यूम सेम रहता है। ये ड्रॉप वाले कॉन्सेप्ट मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बताया था। अगर आप देखोगे तो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटे वाले ऐसे 8 है तो 8 इंटू 4/3 छोटा पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ से अपन देखेंगे आर क्यूब आएगा बड़ा आर क्यूब अपॉन में 8, तो आर कितना आ जाएगा r/2, क्यूब 2 का क्यूब होता है 8, आधा हो जाएगा। अगर रेडियस आधा हो गया, स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए याद करो, रेडियस आधा हो गया तो कैपेसिटर भी कितना हो जाएगा आधा, 1 का कितना हो जाएगा 1/2 माइक्रोफेराड है। नेक्स्ट अगला सवाल था कैपेसिटर, लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आ गया, वैल्यू चेंज कर दी, फॉर्मूला वही सेम है। कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड इज चार्ज टू 200 वोल्ट, देन द प्लेस ऑफ अ कैपेसिटर इन कनेक्टेड
with wire then how much heat will produce। जो एनर्जी कैपेसिटर के पास स्टोर होकर रखी थी वही एनर्जी हीट के फॉर्म में वायर के अंदर जाएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो डेल एच जो है वो ई के टर्म में जाएगा, जो होता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। हाफ ऑफ सी कितना है 2 माइक्रोफैराड है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। वी स्क्वायर यानी 200 इंटू 200, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 इंटू 2 4 लिख सकते हैं। 10⁻⁻⁶ है और 2 और 2 4 प्लस के 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 जूल। 4 इंटू 10⁻⁻2 जूल। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। अ वायर हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट इन अ, ये देखो मैं पता ही नहीं क्या था कि मेरे उस टाइम पे क्या हुआ था मेरे माइंड में। जितने भी टेस्ट पेपर ऑफलाइन क्लासेस में हुए मेरे क्लास में जो पढ़े हैं उन सबको ये क्वेश्चन मिला है, हर टेस्ट में दिया। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर का टेस्ट लिया था उसमें दिया था, मैंने अब फाइनल टेस्ट जितने भी लिए थे फुल सिलेबस का उसमें टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था। मैंने अभी सिर्फ 12th सिलेबस का एक पेपर लिया था, टेस्ट लिया था, उसमें भी आया था। सब में यही क्वेश्चन दिया था और यही रिपीट हुआ है, वापस देख लो वही क्वेश्चन है। थोड़ी सी इन्होंने वैल्यू को 12 कर दिया, मैं किसी में 6 डाला था, किसी में 10, एक में 12 भी डाला था। जिसने सोल्व किया होगा उसको पता होगा, डायरेक्ट आंसर टिक कर दिया होगा जिसने डाला होगा। तब देखो क्या कहा कि 12 ओम का एक रेजिस्टेंस है जिनको 3 टुकड़े कर दिए तो 4 4 4 के हो जाएंगे और तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बना दिया है, एक ट्रायंगल बना दिया है। अब बताओ तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। बोल रहा है कि कोई भी 2 टर्मिनल को मिला के ये बताओ कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा, यानी इन दोनों को मान लो ए बी। अब देखो ध्यान से कोई देखे तो ये दोनों तो हो गए सीरीज में और ये हो गया पैरेलल में। तो देखो सीरीज में हो गए 4 4 के 8 और ये आ गए इसके पैरेलल में कितना 4। सिंपल सा है, क्या कहा था दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो या फिर 1/8 प्लस 1/4 कर लो। ये आ जाएगा 8 इंटू 4 अपॉन में 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। कितना आ गया 8/3 ओम, 8/3 ओम। बहुतों ने तो डायरेक्टली आंसर टिक कर दिया होगा जिन्होंने देखा होगा। ये भी था एक फॉर्मूला पुश क्वेश्चन आएगा, इस पे क्या बात करें। जो करंट डेंसिटी होता है क्या पढ़ा अपन ने, NEA/VD, यानी J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि VD जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके J के, और VD डायरेक्टली होता है किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के E के। इसका मतलब है J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। नेक्स्ट अगला सवाल, जेनर डायोड यूज फॉर, किस केस में भाई यूज करते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड को किस केस के लिए यूज करते थे, वोल्टर रेगुलेशन के लिए। एज अ रेगुलेटर इसको यूज करते हैं, किसको जेनर डायोड को रेगुलेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसीज को वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए, वो भी ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट, 2 वायर ऑफ सेम लेंथ आर shaped in a square and shaped in a circle of same current, then the ratio of magnetic momentum will be, मैग्नेटिक मोमेंटम का रेशियो कितना होगा अगर एक स्क्वायर के शेप में हो, वही लेंथ का वायर किस शेप में हो, सर्कुलर शेप में हो, इक्वल करंट फ्लो हो रहा है। जो मोमेंटम का फॉर्मूला है अपने पास M=I × A, क्वेश्चन में बोल रहा है कि करंट भी सेम है, करंट सेम है मतलब किस पे डिपेंड करने लग गया, एरिया के ऊपर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है भाई, ए कितना होता है, इसका एरिया आएगा, स्क्वायर का एरिया आता है A² और इसका एरिया आता है πr² A2। अब अपन को पता है कि ये टोटल लेंथ है, वही वायर है, वही सर्कुलर वाला है, तो सर्कुलर का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr और इसका सर्कमफेरेंस होता है 4a। तो यहां से अगर अपन ध्यान से देखें तो a की वैल्यू अपन को मिलने वाली है πr/2। अब रख देंगे यहाँ पे a की वैल्यू πr/2, तो देखेंगे क्या आता है, रख दो। तो एरिया जो फर्स्ट आएगा A1 वो कितना आएगा, A1 = πr/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा πr²/4। इसको πr² से डिवाइड करना है तो एरिया A1/A2 =
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 4 अपॉन में पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना आया पाई बाई 4, पाई रेशियो 4 आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A particle with charge q is moving along the circular radius r with uniform speed v. The associated magnetic momentum, सेम वापस मैग्नेटिक मोमेंटम का क्वेश्चन भाई क्या चाहते हैं ये, m इक्वल टू आई इंटू ए, वापिस वही फॉर्मूला जो यहाँ पे लगाया था लगा लेते हैं। I कितना होता है याद करो, ऑर्बिटल करंट कई बार मिला है अपन को, Q टाइम, कितना टाइम लगा होगा भाई T, एरिया कितना है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, टी को क्या लिख सकते हैं क्योंकि टी के डोमेन दे रखा है, वी के डोमेन दे रखा है 2 पाई आर अपॉन में वी इनटू पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/2 अपॉन के अपॉन में ऊपर चल जाएगा क्यू वी आर, 1/2 क्यू वी आर, 1/2 क्यू वी आर ये रहा। और दूसरा तरीका अगर मैं तुम्हें बताऊं यूनिट से, जिसको यूनिट आता होगा उन चारों का यूनिट रख के देख लेना, जिसका मोमेंटम का आता होगा आई इंटू ए स्क्वायर वो सही है, और किसी में आई नहीं रहा इसके अलावा इतना भी सॉल्व नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट इज बी, द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द लूप ऑफ रेडियस आर इज, मैग्नेटिक मोमेंटम कितना हो जाएगा देखते हैं। देखो अपने पास मैग्नेटिक मोमेंटम के लिए अभी देखो तीसरा क्वेश्चन वापस, जैसे पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन आए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वैसे ही मोमेंट के मैग्नेटिक मोमेंट के 3 क्वेश्चन आ गए, एक चैप्टर के एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन। फॉर्मूला वही सेम, m इक्वल टू आई इंटू ए, सर्कुलर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लफड़ा अब ये है कि यहाँ पे आई नहीं पता अपन को, लेकिन ये तो पता है बी है, और बी क्या कहा कैसा, सर्कुलर वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, तो यहाँ से आई निकाल देंगे, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2br अपॉन में म्यू नॉट, 2br अपॉन में म्यू नॉट रख देंगे वहां पे, अब मिल जाएगा अपन को, रखो फटाफट इसके अंदर रखेंगे तो b इक्वल टू 2br अपॉन में म्यू नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखो क्या आएगा 2b पाई आर क्यूब अपॉन में म्यू नॉट, 2b पाई आर क्यूब, 2b पाई आर क्यूब, 2b पाई आर क्यूब अपॉन में म्यू नॉट, 2b पाई आर क्यूब, 2b पाई आर क्यूब ये रहा अपॉन में म्यू नॉट, ये नहीं है मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं था एक्चुअल में। नेक्स्ट द आरएमएस करंट, ठीक है, द आरएमएस करंट ऑफ एसी इज 2 एम्पियर, द वॉटलेस करंट विल बी √3 एम्पियर, व्हाट विल बी द पावर फैक्टर। देखो तुम्हें बताऊं रिजल्ट सिंपल सा बताया इन्होंने, ये मतलब क्या है पावर फैक्टर, इसका वॉटलेस करंट का मतलब, यानी ये साइन की बात कर रहा है, इसका और इसका रेशियो याद करो, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, वैसे ही होता है जैसे वॉटलेस करंट के टर्म में, यानी जो यहाँ पे साइन ओमेगा टी होगा वो होगा वॉटलेस करंट अपॉन में आरएमएस करंट, वॉटलेस करंट √3 है, √3, आरएमएस करंट कितना है 2, यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री या π/2। पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, सॉरी यहाँ पे फाई भी लिख लेना है, ओमेगा टी भी लिख सकते थे अपन, cos फाई, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी अपना पावर फैक्टर कितना आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंड्यूस ईएमएफ, जिसने टेस्ट दिया था उसको पता है, ये भी मैं सारे टेस्ट में दे चुका हूं, पता ही नहीं क्यों, मेरे को भी आइडिया नहीं कि मैं हर टेस्ट में ये क्वेश्चन क्यों देता था, वापस ही आ गया, ऑफलाइन क्लास वालों को पता होगा। देखो 5 हेनरी इंडक्शन हो रहा है, एक इंडक्शन कॉइल लिया अपन ने, कितने हेनरी का है L,
5H का 9 एम्पियर से कितना एम्पियर हो रहा है 4 एम्पियर कितने सेकेंड में 0.4 सेकेंड में। याद करो इक्वल टू क्या था माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी, माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी। एल कितना है 5 हेनरी, ये रहा 5 माइनस का डी आई 9 से 4 हो गया यानी कितना आएगा 4 माइनस 9 कितने टाइम में 0.2 में। अभी लास्ट स्टेज में ही था सेम क्वेश्चन। अब याद करो 5 इंटू माइनस 5 अपॉन में 0.2 माइनस प्लस कैंसिल 25 अपॉन में 0.2, इसको पॉइंट कट करने के लिए ऊपर 10 लगा सकते हैं 2 से 5, 25 इंटू 5 कितना आ जाएगा 125 वोल्ट, 125 वोल्ट। नेक्स्ट अगला सवाल, चलो टू कोयल हैविंग म्यूचुअल इंडक्शन 0.02 द करंट चेंज इन सेम क्वेश्चन, उसमें वैसे बस उसमें सेल्फ था इसमें म्यूचुअल है। चेंज द फर्स्ट एज I is equal to I naught sin omega t where I naught is equal to 1 and omega is equal to 100 pi. Calculate the maximum induced EMF in the secondary coil. याद करो induced EMF के बारे में क्या बात करता, अभी लिखा अपन ने L की जगह अब M आ जाएगा, आएगा तो di अपॉन में dt ही। करते हैं माइनस, रखते हैं वैल्यू, दे दिया M की वैल्यू 0.02, रख दो 0.02 डी आई अपॉन में डी टी, डी आई अपॉन में डी टी आई इक्वल टू आई नोट है, कर दो डिफरेंशिएट आई नोट, साइन का क्या होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, रख दो टी की वैल्यू माइनस 0.02 इंटू आई नोट तो हो गया 1, ओमेगा दे रखा है 100 पाई, 100 पाई कॉस ओमेगा टी रख लो, कॉस ओमेगा टी 100 पाई टी, ओमेगा होता 2 पाई अपॉन 50 पाई नेगेटिव, माइनस का 1 आएगा इसकी वैल्यू पाई के अंदर। और अगर इवेंट नंबर आता है 2 पाई 3 पाई 5 पाई 4 पाई 10 पाई 12 पाई हमेशा कॉस -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा तो प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 पाई वोल्ट आएगा 100 इंटू 2। नेक्स्ट a transformer, the number of turn in primary coil are 140, the number of secondary coil is are coil 280. If the current in primary coil is 2 ampere then the what will be the current in secondary। ये है कोई ध्यान रखे तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, नंबर ऑफ लूप बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना नंबर ऑफ लूप बढ़ते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ बढ़ता है लेकिन करंट घटता है। याद करो रिलेशन बताया था, जो I1 अपॉन में I2 होगा वो होगा N2 अपॉन में N1। I1 कितना है 2, I2 क्या है निकालना है, N2 कितना है 280, N1 कितना है 140 से कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, यानी I2 कितना आ गया 1 एम्पियर आएगा। और सिंपल सा था, इतना सोल्व भी नहीं करना, दिख रहा था डबल मतलब करंट आधा। दिख रहा है कि 12 से कितना इजी 12th 11th के कंपेयर में कितना ही इजी दिया गया है। सबको बता दो खुशखबरी फोकट में मिल रहे हैं। गलतियां करी है इस साल पैरामेडिकल पेपर में, जो सबसे पहली गलती है अपनी ये, इसके अंदर तुम्हारे बोनस मिलेंगे या पेपर को 99 का कर दिया जा सकता है, दोनों भी। उसमें को लगा सबके जैसे 2020 में क्वेश्चन आया था उन्होंने बोनस किया था, इस साल भी बोनस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या मिसप्रिंट था, मिसप्रिंट ये है कि ये एमीटर की जो रीडिंग है इनको बोलना था कि एमीटर की रीडिंग मिली एम्पियर में है। और आप सबको पता है कि मेरे को भी पता है कि क्या राज है ये पेपर का, कैसे बनता है, कहाँ से बनाते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन नहीं शेयर करते। देखो कितना है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में अगर होता तो आंसर इन्होंने जो दिया है पैरामेडिकल ने अपने RUHS ने अपने पोर्टल पे, उस पोर्टल पे जो आंसर दिया वो मिली एम्पियर के लिए सही था, जो कि क्वेश्चन एक्चुअल में था। अब देखो सॉल्व करते हैं अपन तो एक्चुअल में आंसर निकाल तो नहीं कितना आता है। अगर अंडर रूट 100√2 है तो ये मैक्सिमम होता है। RMS रीडिंग हमेशा आती है RMS, तो V RMS जो आएगा
वो आएगा 100√2 अपॉन में √2। मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 100। करंट पूछा है, उसके लिए XC निकालना पड़ेगा, वो होता है 1/ωc। 1/ω बोले तो 100 ω/t। C कितना है 1 माइक्रोफैराड यानी 10⁻⁻⁶। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 10⁻⁻⁴, ऊपर जाएगा 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, XC की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴ यानी 10,000। रख दो यहाँ पे VRMS, तो IRMS कितना हो जाएगा, VRMS अपॉन में XC, ये आ जाएगा 100 अपॉन में 10⁻⁴, ऊपर चल के आएगा 10⁻⁻2, 0.01 एम्पियर आएगा रीडिंग। मिली में रखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। यहां पे सिर्फ ऑप्शन में इतना लगा देते मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, तो मिल जाता, आंसर बिल्कुल मिल जाता। लेकिन मिली एम्पियर लगाए नहीं तो क्या मिलेगा, बोनस कुछ तो मिलेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच component of electromagnetic spectrum has longest wavelength? किसके पास वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेवलेंथ, याद करो स्पेक्ट्रम सीरीज कहां शुरू होता है, फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से अगर अपन बात करते हैं तो शुरू होता सबसे पहले गामा से, गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो का। रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। नेक्स्ट भाई, चलो ये तो सबको याद भी रहता है, क्या बोला है कि द रेंज ऑफ वेवलेंथ विजिबल। क्या कर रहे हैं तुम, पूरे पेपर को नोटिस करो, एक टॉपिक उठाते हैं उससे क्वेश्चन भर देते हैं एक चैप्टर के अंदर। ऐसा नहीं कि चैप्टर के अलग अलग टॉपिक को कवर कर उन्होंने, विविध स्पेक्ट्रम का ये भी क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम का पहले वाला भी क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। याद करो कौन है जो विजिबल में आता है, पहली बात तो बामर सीरीज आती है विजिबल में, किससे किसके, 400 to 700 नैनोमीटर के आसपास चलता है अपना, 400 से 700 यानी 400 से 700 किसके बीच में आएगा, ये विजिबल रेंज के अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ मीडियम ए हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 फ्रॉम मीडियम बी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का मतलब है TIR करवा रहे हैं। TIR कभी होता है जब ये तो हो डेंसर और ये हो रेयर। डेंसर किसको बोलेंगे, जो 1.8, रेयर किसको बोलेंगे, जो हो 1.6। रेज हमेशा डेंसर से आनी चाहिए ताकि दूर जाए वापस उस मीडियम में लौटने के लिए। तो डेंसर से रेयर अगर रेज आ रही है तो उस केस में ये बात करना चाहते हैं कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा। याद करो कितना होता है, क्रिटिकल का मतलब होता है ऐसा एंगल जिसपे R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, रेज इधर जाने लग गया। यह था μ2 अपॉन में μ1 यानी 1.6 अपॉन में 1.8, ये तो 91 हो गया। तो साइन IC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8/9, 8/9 साइन IC की वैल्यू आ गई। इसका मतलब IC कितना आएगा, साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 8/9 कहाँ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैंने पिछली बार एक बात और कही थी कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं, पिछली साल वेव के आगे थे, इस बार रे के आएंगे, रे के आए हैं ज्यादा। देखो एस्टिग्मेटिज्म इज करेक्टेड बाई, एस्टिग्मेटिज्म का मतलब होता है अबिंदुकता, मतलब जिसके ऊपर ऐसा ऐसा हो लेकिन लाइन वर्टिकल हो, थोड़ा ब्लर होके दिखे, ऐसे दिखने लग जाए, इसको बोलते हैं अबिंदुकता। ये हमेशा सिलिंड्रिकल लेंस से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आया डायरेक्ट। ये किससे होता है भाई, सिलिंड्रिकल लेंस से सोल्व किए जाते हैं इन प्रॉब्लम को, ताकि वर्टिकल ओरिजिनल ऐसे बॉन्ड होके दिखती है, ऐसे लाइन ऐसे ऐसे। नेक्स्ट, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f
फॉर्म एन इमेज ऑफ 1/3 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज कितना है 1/3 टाइम्स, यानी v जो है u का कितना है 3 टाइम है, v u/3 है। याद करो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू कितना आता है 1/f। कैसा है कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव है। रखते हैं वैल्यू फटाफट 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f के अंदर साइन कन्वेंशन लगाओगे तो माइनस 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 और सेम का सेम ही रहेगा, साइन कन्वेंशन मत रखो। 1/u/3 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f ऊपर चल जाएगा 3/u माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/u इक्वल टू f, सॉरी 1/f। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f। ये भी नीट का क्वेश्चन था। चलिए 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 12th का सबसे अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी होता है। आई मैक्स आई लास्ट ईयर का पेपर का सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिला था, उसके अंदर मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बन सकता है और बन गया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इसी से लिंक था। आई मैक्स की जो वैल्यू होती है मैं आपको बता दूं, वो होती है √I1 प्लस √I2, और आई मिनिमम की जो वैल्यू होती है वो होती है √I1 माइनस √I2। ये होते हैं I1 और I2। अब बात कर रहे हैं अपन किसके बारे में कि क्या कहा इन्होंने, देखो इंटेंसिटी रेशियो कितना है R है, यानी I1 I2 का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई I2 अपॉन में I1 इक्वल टू R। तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा I1R। अगर इसको यहां पे अगर रख देंगे तो अपने को मिलेगा I1 I मैक्स जो मिलेगा ये मिलेगा I1 रूट के अंदर प्लस √I1R, और I मिनिमम क्या मिल जाएगा भाई साहब अंडर रूट सेम वापिस I1 माइनस √I1R। अब एक्चुअल में पूछा क्या है I मैक्स माइनस I मीन अपॉन में I मैक्स प्लस I मीन, यानी इतना प्लस इतना अपॉन में इतना प्लस इतना कितना होगा, इसके बारे में बात करते रख देते हैं। सॉरी स्क्वायर लगाना मत भूलना। तो I मैक्स क्या होगा इतने का स्क्वायर, I मीन कितना होगा इतने का स्क्वायर, और I मीन से आया कि अपन को बोर्ड से एक बार साफ करना ही पड़ेगा। तो चलिए ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, क्योंकि इसके बाद सॉल्यूशन ये मेरे को अरेंज करके करना पड़ेगा। चलिए जो अपना रिजल्ट मिला था मैंने इरेज तो कर दिया, लेकिन चलो थोड़ा मेरे को याद है। आई मैक्स आया था अपना √I1 प्लस √R⁻I1 का होल स्क्वायर माइनस √I1 माइनस √I_R1 का सॉरी होल स्क्वायर I1R का होल स्क्वायर अपॉन में सेम वही प्लस आ जाएगा I1 प्लस R⁻I1 अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस, आप ये बोल सकते हो कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको एग्जाम के लिए आप ये सोच सकते थे कि चलो बाद में करेंगे, एंड में करेंगे। होल स्क्वायर A प्लस बी का होल स्क्वायर A² प्लस B², सबसे लेंथी क्वेश्चन यही था। I1 प्लस R⁻I1 प्लस 2R⁻I1 I2 माइनस सेम इसके लिए I1 प्लस I1R माइनस 2I1 I2R। में से I1 I उसका रूट के बाहर आ जाएगा। अब आते हैं अपॉन में से हम नीचे अंडर रूट का, ये आ गया I1, ये रहा I1R, ये रहा 2
I1 अंडर रूट आर, फिर प्लस वाले के लिए ये रहा I1, ये रहा I2, ये रहा माइनस का 2 अंडर रूट आर बार I1, ये कैंसिल इससे, इसके अंदर I1 से ये I1 कैंसिल, अभी RI2 से RI2 कैंसिल, ऊपर बचा अपना 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई 4 रूट आर I1 अपॉन में देखो कितना आएगा I1 प्लस I1 2 इंटू I1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, क्या बचा 2 रूट आर अपॉन में 1 प्लस आर, 2 रूट आर अपॉन में 1 प्लस आर, 2 रूट आर अपॉन में 1 प्लस आर। मैं तो दया करने के लिए यही बोलता कि ये क्वेश्चन पैरामेडिकल के अंदर इतना लेंथी तो नहीं देना चाहिए था, फिर भी इन्होंने दिया, मेरे को अच्छा लगा क्योंकि जिसको टाइम बच गया पेपर कैलकुलेट करने के बाद वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाकी सबसे लेंथी क्वेश्चन यही था और कोई शॉर्टकट भी नहीं होता अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हो तो। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव रीचिंग द लोकेटेड द थर्ड डार्क फ्रिंज का मतलब क्या है भाई, वेव बन रहा है ऐसा, तो फ्रिंज जो बनती है पाई बाय टू के टर्म में बनती है। तो सबसे पहला फ्रिंज बनता है, अपन को मिलता है सबसे पहले यहाँ पे, फिर पाई बाय टू दूसरे पे, फिर थर्ड तीसरे पे, तो पाई बाय टू और पाई बाय टू कितना हो जाएगा 180, ये आ जाएगा 270 डिग्री यानी 3 पाई बाय 2। थर्ड डार्क फ्रिंज अपन को मिलता है हर पाई बाय 2 के इंटरवल में मिलता है, ध्यान रखना। तो थर्ड अपन को मिलेगा पाई बाय 2 बिल्कुल 3 पाई बाय 2 के। नेक्स्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, सब सोचते हैं कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो डी ब्रोगली क्यों बोला, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम बोला है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में अंडर रूट 2 ME। अब यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, न्यूट्रॉन की होगी, हीट एनर्जी होगी, कितनी होती है E इक्वल टू KBT बोले तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, जिसको 1.38 इंटू 10⁻⁻20 को 1.4 भी लिख सकते हैं पर सोल्व करने के लिए। H की वैल्यू पता है, E की वैल्यू पता है, मास पता है प्रोटॉन का, तो लेमडा अगर यहाँ से अपन निकालने बैठेंगे तो लेमडा मिलेगा 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन में अंडर रूट T तो पता ही नहीं है अपन को, KBT की वैल्यू रख दो 2 M प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻27 1.4 इंटू 10⁻23 इंटू T। सारी वैल्यू रूट से बाहर अपन निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 1.6 इंटू 1.4 इंटू 10⁻50, ये हो जाएगा माइनस का 50 इंटू T, ऊपर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34। रूट के बाहर अगर निकालेंगे तो 25 बाहर आ जाएगा, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा अपन को 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू 1.6 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻25, ऊपर जाएगा 6.6 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1.6 इंटू 1.4, ये मिलेगा 10 ऊपर लेके चले जाओ 25 में माइनस का 9, एंगस्ट्रॉम में है तो -10 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड 66 अपॉन में अंडर रूट समथिंग, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 2 3 ये ऑलमोस्ट 2 के आसपास आएगा, ये 2 के आसपास आएगा तो 60 अपॉन 30 आएगा, बिल्कुल आएगा 30 अपॉन में अंडर रूट T। चलिए नेक्स्ट, लॉजिक गेट और क्वेश्चन भी लॉजिक वाले। देखो द मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट यूज फॉर OR गेट, कितने एंड गेट को मिला के OR गेट बना सकते हो आप। अब याद करो OR का TT क्या था, OR का TT था भाई कि कोई भी एक इनपुट दे दो, मेरे को आउटपुट मिल जाना है, दोनों देखो तो बढ़िया है, एक दोगे तो नहीं मिलेगा, एक दोगे तो नहीं मिलेगा। तो आपको NAND गेट में आपको 3 जो है, NAND मतलब एंड का उल्टा,
यानी आपको 1, 2 और 3, ये 3 क्या करने पड़ेंगे, ये 3 गेट अलग अलग लेंगे, तब जाके अपन को क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। इसका मतलब कितने अपन लेने पड़ेंगे, 3। नैंड कैसे बोला, एंड का उल्टा, एंड क्या होता है, दोनों में अगर 1 1 आएगा 0, तो ये उसको 0 को 1 को क्या कर देता है, ये 0, बाकी तीनों में आउटपुट दे सकता है। इसलिए अपन को आपको 3 नैंड गेट मिलाओगे तब जाके एक और गेट बनेगा। कि और क्या बोलता है, किसी में एक में इनपुट दे दो आउटपुट मिल जाएगा। नैंड क्या बोलता है, नैंड बोलता है कि आप किसी एक में भी अगर इनपुट दे दोगे तो मैं आउटपुट नहीं दूंगा, अगर आप दोनों में इनपुट नहीं दोगे तो मैं आउटपुट दूंगा। इसलिए क्या करेंगे, 3 नैंड गेट मिलाओगे, 1 2 3, तब जाके ये बनेंगे। क्या, ये भी लॉजिकल सवाल ही था, आदमी चाहे तो लॉजिक लगा के ही कर सकते थे। और क्या, चलो ये तो कॉपी में रिजल्ट दिखवाया था, उस पर आ गया कि अगर आधी जिंदगी 10 साल में खत्म होगी तो उसकी भी और आधी कितने में, डबल होते जाता है। याद करो, बताया था अगर n = n0 अपॉन में 2n है तो टाइम जो होता है n टाइम हो जाता है हाफ लाइफ के। तो 10 साल लगे हैं तो अगला आधा, यानी 10 साल में अगर 50% कम हुआ है तो अगले 10 साल और यानी 20 साल में 25% ही कम होंगे। अब बोल दिया 1/4 के लिए 25 ईयर। बाकी सॉल्व करना है तो सबका रिजल्ट है ही log n0 अपॉन में l = kt हाफ, यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। ये log 2 आ जाएगा, वहां से डबल हो जाएगा 4, 25 ईयर, सॉरी डबल मतलब 20 साल लगेंगे। 20 साल लगेंगे इसको क्या करने में, 1/4 और खत्म करने में। ये था अपना पेपर पूरा। इस पेपर के अंदर आप सबने देखा कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जिस क्वेश्चन के अंदर आपको सॉल्यूशन करना था, कुछ लॉजिकल थे, कुछ रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। कुछ एक 2 क्वेश्चन, एक तो 11th वाले पोर्शन में, एक 12th वाले पोर्शन में। इन 2 क्वेश्चन ऐसे तो थोड़े लेंदी थे। मैंने कहा भी था कि लेंदी क्वेश्चन को अपन हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है, 98 मार्क्स आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये होता है, कुछ क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल थे, कुछ क्वेश्चन थे ऐसे रिजल्ट बेस्ड। ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन में बता, रिजल्ट वाली चीजें याद रखना ये थी। और ऐसे ही हम आपके लिए और भी वीडियोस लेते आ रहे होंगे। जल्दी ही आपके पास केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन मिलने वाला है, और जल्दी ही अपन इस पेपर के बारे में और डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या पेपर का लेवल था, पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें कमियां थी, क्या क्वेश्चंस के अंदर कुछ चांसेस जो मिस्टेक्स थे। जो बात कर दी एक क्वेश्चन जो बोनस ही है, मिस्टेक तो बताओ, उन क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। ये सारी बातें आपको हमारी तरफ से मिलने वाली है। एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि पेपर का क्या पैटर्न था, क्या किस तरीके से इन्होंने बताया है, और आने वाले रिव्यू देने वाले पेपर के बारे में और कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। तो इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। हर उस स्टूडेंट के पास पहुंचा दें जो पैरामेडिकल के अंदर एग्ज़ाम दे चुका है, या फिर जो अगले साल के लिए प्रिपेयर हो रहा है कि मेरे को पैरामेडिकल देना है, या जो भी स्कूल एग्जामिनेशन के बोर्ड के 12th के बच्चे हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको पता तो चले जो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं उनको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। इसी के साथ इस वीडियो को अपन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।